निकाल रहे हैं, वज़ीर आज़म को निकाल दिया अकामे पे, जो कि आज तक किसी ने तस्लीम ही नहीं किया। मियाँ साहब की कोशिश है कि इंस्टीट्यूशंस को वीक किया जाए। कभी कहते हैं कि सेनेट से हमें निकाल दिया गया है, सेनेट के इलेक्शन से हमें निकाल दिया गया। अस्सलाम वालेकुम। दूसरा रुख के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाज़रीन, पेरिस से पाकिस्तान के लिए बुरी खबरें आ रही हैं और वो ये हैं कि पाकिस्तान का फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की जानिब से ग्रे लिस्ट पर नाम डालने का फैसला हो गया है। बाज़ाब्ता ऐलान होना अभी बाकी है। पाकिस्तान पर इल्ज़ाम है कि मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग रोकने के सिलसिले में पाकिस्तान ने मौसर इक़दामात नहीं उठाए। अमेरिका की जानिब से FATF में मूव की गई करारदाद की सिर्फ तुर्की ने मुखालफत की, जिस पर वज़ीर दाखिला हसन इकबाल ने आज ट्वीट करके तुर्की का शुक्रिया भी अदा किया। सिर्फ वाहिद एक तुर्की वो मुल्क था जिसने पाकिस्तान की हिमायत की और इस करारदाद की मुखालफत की, जबकि सऊदी अरब और चीन ने पाकिस्तान के लिए अपनी हिमायत वापस ले ली। पाकिस्तान को FATF के फोरम पर नाकामी का सामना क्यों करना पड़ा और इसके असरात मुल्क की मईशत पर क्या होंगे, ये भी हम डिस्कस करेंगे आज के शो में। और हम बात करेंगे मियां नवाज शरीफ ने पार्टी ओहदे से नाअहली के मामले को प्री पोल रिगिंग करार दे दिया है और उन्होंने इस पर भी अफसोस का इज़हार किया है कि नून लीग को बतौर पार्टी सेनेट के इंतखाबात से अलग कर दिया गया है। और आज जो नैब में भी इस्तगासा के गवाह पर जरा मुकम्मल कर ली है हुकूमती वकील ने, मियां नवाज शरीफ के वकील ने। और हम बात करेंगे सबसे आखिर पर कि LDA के साबिक सरबराह अहद चीमा की गिरफ्तारी पर पंजाब में आज सिविल सर्वेंट्स ने हड़ताल की और अब पंजाब हुकूमत का यह कहना है कि यह मामला उनकी गिरफ्तारी का वज़ीर आज़म के सामने उठाया जाएगा। इस सारी सूरत हाल पर बात होगी। छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मेहमानों का तारुफ करवाएंगे। हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक द शो। नाज़रीन, अब कुछ बात कर लेते हैं। सबसे पहले प्रोग्राम में हम FATF की ग्रे लिस्ट पर पाकिस्तान का नाम शामिल करने से मुतालिक जो खबरें आ रही हैं पेरिस से, गो कि अभी बाज़ाब्ता इसका ऐलान नहीं हुआ, लेकिन खबरें यह है कि पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट पर डालने से मुतालिक फैसला हो गया है। इस सारी सूरत पर बात करने के हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियो में जनरल अमजद शुएब साहब, तज्ज़ियाकार हैं। हमारे साथ मौजूद है नफीसा शाह साहिबा, रुकन कौमी असम्बली है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। हमारे साथ मौजूद है खुर्रम हुसैन साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं और मुआशी मामलात पर गहरी नज़र रखते हैं। जबकि मुस्लिम लीग नून की जानिब से वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ज़ाना राना अफजल साहब भी प्रोग्राम में आगे चल के हमारे साथ मौजूद होंगे। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का शो में वक्त देने के लिए। खुर्रम हुसैन साहब, आपसे स्टार्ट करते हैं। जो खबरें आ रही हैं पेरिस से, कितनी ज़्यादा परेशान कुन हैं पाकिस्तान के लिए, और सादा अल्फाज में बताइएगा कि पाकिस्तान का नाम FATF की ग्रे लिस्ट में डल जाता है तो पाकिस्तान को इसका नुकसान क्या होगा, असरात क्या पड़ेंगे पाकिस्तान पर और पाकिस्तान की मईशत पर? देखिए समर, बात यहाँ से शुरू करते हैं कि फिलहाल FATF की तरफ से जो स्टेटमेंट अभी उन्होंने आधे पौने घंटे पहले अपलोड की है, जहाँ पे उन्होंने सारा बताया है कि ये जो 21st उनकी मीटिंग हुई है पेरिस में फरवरी 21st और 23rd के दरमियान, उसमें क्या क्या फैसले हुए और किए गए, उस स्टेटमेंट में पाकिस्तान का जिक्र नहीं नजर आ रहा था। ठीक है, अभी उन्होंने जाने से पहले भी उसको यही मैं पढ़ रहा था, ये कोई आधे पौने घंटे पहले ही अपलोड की गई है और फिलहाल इसमें हम लोगों को पाकिस्तान का जिक्र नहीं नजर आ रहा। अब हमें पता नहीं एग्जैक्टली हो क्या रहा है यहाँ पे। ठीक है, हमारे पास कुछ खबरें आ रही हैं हिंदुस्तान के प्रेस से, अलबत्ता वो वहाँ के वो मीडिया ऑर्गन हैं जो काफी रिलायबल है, यानी कि वो अपनी फैक्ट चेकिंग दुरुस्त करते हैं, अपनी सोर्सेज उनकी मजबूत होती हैं, उनकी खबरें अक्सर दुरुस्त निकलती हैं इस किस्म की। इसलिए ये चीज इस तरह से फैली है कि हुआ कुछ और है जो हमें बताया गया है, उससे अलग कुछ हुआ है कि कई मुल्कों ने अपने माइंड चेंज किए हैं बात। लेकिन फिलहाल फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की तरफ से ऐसी कोई अनाउंसमेंट नहीं आई और जो उन्होंने अपनी डिटेल अपलोड की है, जहाँ पे उन्होंने तमाम अपने फैसले जो है वो बयान किए, वहाँ पे फिलहाल पाकिस्तान का जिक्र नहीं आ रहा। तो वी आर नॉट श्योर क्या होगा, शायद आगे जाके एक और स्टेटमेंट आएगी जिसमें मौजूद होगा पाकिस्तान का नाम, कुछ कह नहीं सकते, अभी पूरी मुकम्मल मालूमात हमारे पास है। चूंकि इसमें अब तक जो सपोर्ट पाकिस्तान के लिए हुई है वो सिर्फ तुर्की ने की, जिस तरह से वज़ीर दाखिला हसन इकबाल साहब ने ट्वीट भी किया कि हम तुर्की के शुक्रगुजार हैं कि उसने हमारी मदद की, यानी सिर्फ तुर्की ने इस फोरम पे हमारी मदद की है। जर साहब, क्या वजह है चीन के साथ हमारी दोस्ती, कहा जाता है कि हिमालय से बुलंद, समंदरों से गहरी,
اور سعودی عرب تو ہم نے ابھی فوجی دستہ بھی بھیجے ہیں، فوجی دستے بھی بھیجے ہیں، تو کیا وجہ ہے صرف ترکی نے ہماری حمایت کی، ان دو ملکوں نے اینڈ ٹائم پہ اپنا مائنڈ چینج کیوں کیا پاکستان کی حمایت سے متعلق؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی، پہلے تو یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ابھی تک آفیشیل اناؤنسمنٹ نہیں آئی. بالکل، خبریں اب تک آ اور رہی یہ ہیں صرف. کل سے ریومرز مختلف قسم کی چل رہی ہیں، پرسوں سے بلکہ، جبکہ خواجہ آصف صاحب نے ایک ٹویٹ کیا تھا ٹویٹ کر دیا. اب خواجہ آصف صاحب کے خلاف بھی بڑا پروپیگنڈا شروع ہو چکا ہوا ہے کہ ناسمجھ وزیر خارجہ ہے، اس کو ایسے کرنا نہیں چاہیے تھا. تو ہر طرح کی باتیں چل رہی ہیں. یہ سوشل میڈیا جو ہے یہ کچھ فائدہ بھی دیتا ہے لیکن عذاب الہی کی طرح نازل بھی ہو جاتا ہے. اب چیز یہ ہے کہ چین بڑا گہرا دوست ہے اور خیرخواہ ہے، ہماری مدد بھی کرتا ہے، لیکن چین کی سیاست جو ہے وہ اصولی ہے. وہ امریکہ کی طرح منافقت کی سیاست نہیں کرتا کہ سیاسی فائدے اٹھانے کے لیے جھوٹ الزام تراشیاں کرے. آپ دیکھیں نا، امریکہ ایک سٹیپ آگے بڑھتا جا رہا ہے لیکن پیچھے کسی بھی چیز کا ثبوت نہیں. آپ کو کہا سیف ہیونز، کوئی ثبوت نہیں. پھر کہنا شروع کر دیا جی پاکستان ٹیرر فنڈنگ کر رہا ہے. تو چائنا کو اگر تو کوئی چیز کنونس کر سکتی ہے تو وہ جو کہ بڑا واضح پروف ہو اگر کسی چیز کا، اور اگر پروف سامنے رکھا گیا تو چائنا لازماً ادھر حمایت بھی کرے گا، یعنی ہمارے خلاف اس کی ریزولوشن کی حمایت بھی کرے گا، اور پھر ہمیں کنونس بھی کرے گا کہ دیکھیے آپ اپنے یہ معاملات ٹھیک کریں. اور جو خیرخواہ ہوتا ہے وہ آپ کو اسی طرح ہی بتاتا ہے. لیکن اقوام متحدہ کے لیول پہ تو چائنا نے کئی مرتبہ پاکستان کی سپورٹ بھی کی، آؤٹ آف دا وے جا کے بھی اکثر نہیں سپورٹ کی، اور اس میں وہی وجہ رہی ہے کہ چائنا کنونس نہیں ہے. اگر چائنا کنونس ہوتا ہے کہ نہیں، انڈیا ہر چیز میں آپ کو گھسیٹ دیتا ہے کہ جی آپ ٹیررزم کرا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں نہیں تو چائنا کنونس ہے کہ ہم نہیں کرا رہے. تو اب یہ چیز جو ہے، یہ اگر آپ دو چیزیں میری ذہن میں رکھیے. ہمارے اعمال جو ہیں وہ مشکوک ہیں. حافظ سعید یا جماعت الدعوہ کا ذکر آتا رہتا ہے لیکن آج دن تک امریکہ نے کوئی ثبوت اس کا نہیں دیا، بلکہ جو ہیڈ منی مقرر کیا ہوا ہے وہ اس لیے کیا ہوا ہے کہ کوئی شخص جو لنکیج بتائے گا حافظ سعید کی بمبئی والے حملے سے، اس کو اتنا انعام دیا جائے گا. وہ آج دن تک نہیں آئی. لیکن دوسری طرف آپ دیکھیے کہ امریکہ میں ہمارا حبیب بینک آپریٹ کرتا تھا، اس پہ منی لانڈرنگ کے الزامات لگے کہ الراجی بینک سعودی عربیہ سے پیسہ چلتا تھا، نیو یارک آتا تھا، پھر یہاں پاکستان آتا تھا. وہاں ہم نے پیسے دے کے آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کر کے بینک کے آپریشنز وائنڈ اپ کر دیے. ایسا ہی ہے بالکل. پاکستان میں کیوں نہیں اس کی تحقیق ہوئی؟ پاکستان میں کیوں نہیں تحقیق ہوئی اس کی؟ اس کا مطلب ہے حکومت سیریس نہیں تھی اس پہ. پھر اسی طرح وہاں پہ خانانی اور کالیا کا آدمی پکڑا گیا، امریکہ میں اس کو سزا ہو گئی. یہاں خانانی اور کالیا موجود ہے، کسی نے اس کی تحقیق کی، ان کو پکڑا کے بھی وہاں وہ کیا لنکیج ہے آپ کی، کیا ہو رہا تھا وہاں پہ. تو آپ کے اپنے اعمال بھی مشکوک ہیں. ان چیزوں کی وجہ سے آپ کو مسائل آئیں. ڈاکٹر مصدق ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے ٹیلی فون لائن پر، وزیراعظم کے ترجمان ہیں. مصدق ملک صاحب، یہ جو خبریں آ رہی ہیں پیرس سے بڑی پریشان کن ہیں. یقیناً کہ پاکستان کا نام FATF کی گرے لسٹ پر ڈالنے کی تیاریاں مکمل ہیں اور اعلان ہونا باقی ہے. کتنا پریشان کن ہے پاکستان کے لیے؟ پہلے ہم کافی سارے معاشی مسائل کا شکار ہیں، تو ہم کیوں اپنے ایکشن سے دنیا کو مطمئن نہیں کر سکے؟ دیکھیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس وقت بہت سی لابیز جو ہیں وہ پاکستان کے خلاف کام کر رہی ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے بڑی ہرکولین ایک ایفرٹ کی ہے جس سے ہمیں کامیابی بھی ہوئی. بے شمار ممالک ہیں جنہوں نے پاکستان کے نقطہ نظر کو آگے بڑھایا، لیکن آبویسلی دنیا کی سٹیج کے اوپر امریکہ جیسے ملک کو اپوز کرنا جو ہے، اس کے لیے بے شمار ممالک ہیں جو ان کے اپنے ایسے انٹرسٹ فورن پالیسی کے ہوتے ہیں کہ وہ امریکہ کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتے. لیکن ہمارا نقطہ نظر تو ایک ہی، ہم پہلے بھی FATF لسٹ میں رہے ہیں اور تب بھی ملک چلتا رہا ہے. اس کا ہمیں نقصان ہوگا، بالکل نقصان ہوگا. اب حالات تبدیل ہو چکے ہیں. وہ 2015 تھا، اب 2018 ہیں. اب جو مالیاتی ادارے ہیں انہوں نے اپنی کنڈیشن زیادہ سخت کر دی ہیں، سیکورٹی زیادہ سخت کر دی ہیں. 3 سالوں کے دوران انتظامات سخت ہو گئے. پاکستان کے لیے زیادہ مشکلات ہو سکتی ہیں. نہیں، دیکھیے، پاکستان کی جو اپنی ضروریات ہیں اس میں تو بین الاقوامی جو مارکیٹ ہوتی ہے اسی میں سے ہم نے اپنا ڈیٹ بھی اور سکوک کے ذریعے یا کسی بھی اور انسٹرومنٹ کے ذریعے ہم نے اپنے پیسے اٹھانے ہوتے ہیں. تو ان کے جو معاملات ہیں ان کے اوپر تو کوئی نئی کنڈیشن نہیں آئی. تو پاکستانی موقف کی بہت زیادہ ریپرزنٹیشن کی ہے، مگر انفارچونیٹلی ہمارے اوپر ایک تاریخ کا بوجھ ہے، پچھلی 30 سال کی تاریخ ہے، اور وہ بار بار جو دیگر ممالک ہیں وہ ہماری 1980s 1990s اور
2000 की जो गुड और बैड तालिबान वाली पॉलिसीज हैं वो सामने लेकर आते हैं। हमने जितनी भी यूनाइटेड नेशंस की जो फैटिफ के हवाले से रिक्वायरमेंट्स थी वो तमाम रिक्वायरमेंट्स हमने पूरी की हैं, हर लिहाज से पूरी की हैं, और ये नुक्ता नजर हमने आगे बढ़ाया है। हमें एक सेटबैक हो रहा है लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द हम इस सेटबैक के ऊपर ओवरकम करेंगे। अमरीकी दबाव का जिक्र किया है मुसद्दिक मलिक साहब ने कि अमेरिका ने सब कुछ किया। बेसिकली इस मूव के पीछे भी अमेरिका था, जो तहरीक आई FATF के प्लेटफॉर्म पे अमरीकी दबाव दिया। खुर्रम दस्तगीर साहब जो कि वजीर दिफा है, उनसे हमने गुज़िश्ता हफ्ते इंटरव्यू किया था, उन्होंने भी अमरीकी दबाव का ही कुछ जिक्र किया था। उन्होंने क्या कहा था पहले सुन लेते हैं, फिर नफीसा शाह साहब की तरफ जाते हैं। जी सुना ले, क्या कहा था? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से ताउन करना चाहते हैं, लेकिन अगर इसको तकनीकी सतह तक महदूद किया गया, इसके ऊपर सियासी तौर पर असर अंदाज होना जिसका अमेरिका कोशिश कर रहा है, हम उसकी बिल्कुल हमायत नहीं करते और हम ये चाहेंगे कि FATF को इससे दूर रखा जाए। जी नफीसा शाह साहब, आपने गुफ्तगू सुनी खुर्रम दस्तगीर साहब की भी। 2015 में जब मियां नवाज शरीफ साहब अमेरिका के दौरे पर गए थे और उस वक्त के सदर बराक ओबामा से मुलाकात हुई थी, तो उस मुलाकात में ये एश्योरेंस दी थी नवाज शरीफ साहब ने कि वो अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल और FATF के तहत जो पाकिस्तान अपनी जिम्मेदारियां हैं वो पूरी करेगा और लश्कर तैयबा के खिलाफ एक्शंस लेगा। यकीन दहानी हम करा के आते हैं, यहाँ पे एक्शंस नहीं होते। हमारी अपनी भी तो कोताहियां हैं जिन पर पर्दा डालने के लिए हम अमेरिका पे इल्जाम लगाते हैं कि अमेरिका ही दबाव था। हमारा अब तक कसूर भी तो था। जरूर होंगे, लेकिन आपने मुसद्दिक साहब ने अभी लॉबीज की बात की कि पाकिस्तान के खिलाफ लॉबीज काम कर रहे हैं। इस वक्त जो मुल्क के अंदर सबसे बड़ी लॉबी जो मुल्क के इदारों को कमज़ोर कर रही है वो ख़ुद शरीफ ख़ानदान की लॉबी है। जिस पस मंज़र में ये हो रहा है, बहुत अफसोसनाक बात है। मैं ये नहीं कहती कि इन्होंने ट्राई नहीं किया होगा, ये बिल्कुल मेहनत कर रहे होंगे, लेकिन इनकी अटेंशन डिवाइडेड है। पिछले 1-1.5 साल से इनका पूरा के पूरा फोकस है कि एक शख्स को हम कैसे बचाएं, और वही एक शख्स जो है अपनी साहबजादी को लेकर हर ज़िले में लोगों को उकसा रहे हैं, कभी जुडिशरी के ख़िलाफ़। आज पता लगा कि DMG ग्रुप जिन्होंने उन्होंने काफ़ी पाला पूसा है वो अभी स्ट्राइक पे है। तो हुकूमत ने सीरियसनेस कितनी दिखाई है। इस वक्त भी मुझे मुसद्दिक साहब का एटीट्यूड बहुत कैजुअल लगा कि पता नहीं क्या फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, इस किस्म की बात हुई। बहुत एक बोझ साइकोलॉजिकल इसका इम्पैक्ट ज़रूर होगा पाकिस्तान के ऊपर। और मैं समझती हूँ ये भी बड़ी अफसोसनाक बात है कि हम चीन जैसे, जिसको हम ऑल वेदर फ्रेंड की बात करते हैं, उससे हम नहीं लॉबी कर पाए, रूस से हम नहीं लॉबी कर पाए हैं, सऊदी अरेबिया से हम नहीं लॉबी कर पा रहे हैं। तो ये हमारी फॉरेन पॉलिसी इस वक्त देहान इस वक्त नहीं है। और ख़ुद जब रूलिंग फैमिली के ऊपर बड़ी बड़ी एलिगेशंस हैं मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर जो नेली साबित हो चुकी हैं, तो वो क्या कंट्रोल करेंगे इस वक्त? जो इदारे जो मनी लॉन्ड्रिंग को कंट्रोल करे, जो उस पर सख्ती करे, उन पर उन्होंने अपने क्रोनीज लगाए हुए हैं। मुझे अभी किसी ने बताया कि 7000 की लिस्ट थी दुबई में जो प्रॉपर्टीज़ हैं लोगों की, और उसमें भी कुछ रद्द-बदल किया हुआ है, कुछ गायब की हुई है, कुछ क्या किया हुआ है। तो ये पूरा एक नेक्सस बना हुआ है। लेकिन मेन इशू ये है कि हुक्मरान जमात का इस वक्त ध्यान सिर्फ ये है कि हम अपने मियाँ साहब जो है उनको हम कैसे बचाएं। इनका ध्यान इस वक्त है ही नहीं कि हम मुल्क का सोचे, अग्रेसिव कैंपेनिंग करें। लॉबीज़ जिनकी उन्होंने खुद बात की, अगर खुद मान रहे हैं कि हमारे मुखालिफ लॉबीज़ हैं, तो उनके खिलाफ आपने क्या किया जाके बाहर? ठीक जी खुर्रम हुसैन साहब, अब अगर पाकिस्तान का नाम आता है, ऐलान होता है, तो पाकिस्तान को बेसिकली जो मुश्किलात हैं, माली मुश्किलात पहले हमारी काफ़ी ज़्यादा हैं, उनसे कम करने के लिए, बचने के लिए क्या इक़दाम पाकिस्तान उठा सकता है और किस तरह की सख्तियाँ पाकिस्तान पर हो सकती हैं? देखिए समर, अगर ये खबर दुरुस्त है, और अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ये खबर दुरुस्त है, वी डोंट नो कि चाइना ने हमारे खिलाफ वोट दिया है या हमारे हक में वोट देने से इनकार किया है, हमें पता ही नहीं है। आप यहाँ पे लोग बात इस तरह कर रहे हैं जैसे ये एक फैक्ट है, ये अभी फैक्ट है ही नहीं। ये तो एक खबर अननोन सोर्सेज की तरफ से एक हिंदुस्तानी अखबार के जरिए आई है और फैली है सोशल मीडिया पे, ये फैक्ट भी नहीं है। जब यहाँ पे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की अपनी ऑफिशियल स्टेटमेंट जो उन्होंने इन सारी मीटिंग्स के बाद रिलीज की है, उसमें इस किस्म की किसी चीज का जिक्र नहीं है। ऐसे इकबाल साहब ने ट्वीट करके सिर्फ तुर्की का शुक्रिया अदा किया था। इकबाल साहब की ट्वीट जो है वो अपनी जगह है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इज द बॉडी
जहाँ पे अब एहसन इकबाल साहब की भी वो वहाँ पेरिस पे तो नहीं बैठे हुए ना, वो इन सारी हियरिंग्स में शामिल तो नहीं थे ना, वो जब यहाँ पे वोटिंग हुई है वहाँ पे तो नहीं थे ना, तो वो भी हो सकता है कि ये सारी खबरें सुन के उन्होंने भी रिएक्ट करके ट्वीट भेज दिया। ये होता है अक्सर हमारे सियासतदानों के साथ, सुनी हुई बात के ऊपर रिएक्ट कर जाते हैं। तो अभी वी हैव टू बेयर इन माइंड कि मुकम्मल मालूमात सामने नहीं आई, और अगर ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने जो अपनी स्टेटमेंट रिलीज़ की, अगर ये उनकी फाइनल स्टेटमेंट है, तो इसका ये मतलब है कि ये खबर गलत है कि पाकिस्तान के ऊपर कि पाकिस्तान के हक़ में जो लोग वोट कर रहे थे उन्होंने अपना माइंड चेंज करके और पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डालने का फ़ैसला कर लिया। ये ठीक है, तो अभी हमें देखना पड़ेगा कि ये सारा सिलसिला जा किस तरफ रहे। नंबर 2 समर, ये बहुत ज़रूरी है कहना कि इन चीज़ों में डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को शामिल करना बहुत गलत बात है। इसका शहबाज शरीफ साहब के साथ जो DMG में जो हो रहा है, जो मुश्किलात का सामना हो रहा है, उनका कोई ताल्लुक नहीं है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के साथ। और ये मनी लॉन्ड्रिंग और UAE की प्रॉपर्टीज, इसका भी ताल्लुक नहीं है। ये बहुत एक स्पेसिफिक नुक्ता है जिसके राउंड ये सारी इशू रिवॉल्व कर रही है, और ये 10 साल से रिवॉल्व कर रही है, ये आज नहीं शुरू। बिल्कुल ऐसा है। 2012 में हम लोगों को ग्रे लिस्ट कर दिया गया था। अब याद करें 2012 में किसकी हुकूमत थी, कौन सी पार्टी थी जिसकी हुकूमत थी जब हम लोग ग्रे लिस्ट किया गया था, उनकी क्या डिफिशिएंसीज थी, उनकी क्या काम वो नहीं कर सके थे जिसकी वजह से ये ग्रे लिस्ट किया गया था। और वो एक नुक्ता है काउंटर फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म, दैट इज द ओनली इशू। कई ग्रुप्स हैं, कई शख्सियात हैं जो यूनाइटेड नेशंस की लिस्ट पे आए हैं। एक मुझसे ब्रेक लेनी है, मैं मालूम हूं मुझे मुझसे ब्रेक लेनी है। नाज़रीन ब्रेक लेते बाद हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक द शो। और अब बात हो जाए मियां नवाज शरीफ की पार्टी ओहदे से नाअहली और आने वाले सेनेट के इंतखाबात से मुतल्लिक़, जिस पर काफ़ी ज़्यादा खदशात भी गुज़श्ता रोज़ मुख्तलिफ सेनेटर्स ने जाहिर किए कि शायद टेक्नोक्रेट सेटअप के लिए कुछ कोशिशें हो रही हैं। सेनेट इंतखाबात अगर डिले हो गए तो उससे टेक्नोक्रेट सेटअप की तरफ मामलात जा सकते हैं, हालात ख़राब हो सकते हैं, सियासी बहरान पैदा हो सकता है, आइनी बहरान पैदा हो सकता है। नफीसा शाह साहिबा, मियाँ साहब की पार्टी सरबराही के से नाअहली का जो फैसला है उस पर आपकी पार्टी जो है वो हमें डिवाइडेड दिखाई दे रही है। सेनेट की सीटों से महरूमी का मामला हो, उस पर भी हमने देखा कि फरतुल्लाह बाबर साहब और रज़ा रब्बानी साहब कुछ और बात कर रहे हैं, जरदारी साहब कह रहे हैं कि ठीक हुआ सब कुछ और कोई फर्क नहीं पड़ेगा सेनेट की नशिस्तों पर। मियां नवाज शरीफ, जरदारी साहब ने ये कहा है कि फैसले हमें एक्सेप्ट करने चाहिए। जरदारी साहब की आज पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस ये थी कि ये माहौल नहीं है, और अभी खुर्रम ने बिल्कुल हो सकता है सही कहा हो कि आप डोमेस्टिक और इंटरनेशनल को लिंक नहीं करें, बट बहैसियत सियासतदान मैं डोमेस्टिक और इंटरनेशनल को इसलिए लिंक करूंगी कि हर चीज़ का पस मंज़र होता है। तो इसलिए जरदारी साहब ने तनाज़े के ऊपर कहा कि इस वक्त जब इंटरनेशनली आप आइसोलेशन, एक साजिश ज़रूर हो रही है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कि पाकिस्तान को आइसोलेट करें, क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं कि कॉन्फ्रंटेशन हो, और उसी पर्सपेक्टिव में हमारी पूरी तनकीद है। हम इस मेरिट में नहीं जा रहे कि क्या जजेस ने सही किया गलत किया, लेकिन हम ये ज़रूर कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ की जो अग्रेसिव पॉलिटिक्स है, जो एक दादा दिलेरी वाली पॉलिटिक्स है, जो पॉपुलिज्म वाली पॉलिटिक्स है, इस वक्त वो बिल्कुल मुनासिब नहीं है। इलेक्शन ईयर है, और लेकिन अगर इतनी अगर ग्रेव लेवल की अगर पाकिस्तान को आलमी लेवल पे जो आप साजिश की बात कर रही हैं, हालात ख़राब हैं पाकिस्तान के लिए, तो फिर सियासी फ्रंट पर भी तो सियासी जमातों को अपने ज़ाती सियासी इख्तलाफात को बालाए ताक रखते हुए मुत्तहिद नहीं होना चाहिए। तो देखिए इलेक्शन ईयर है, इलेक्शन ईयर में तो पार्टीज जो है वो डिवाइडेड होंगी, हर कोई अपनी जमात को जाके पब्लिक में ब्रांड करेगा, हमने ये किया हमने नहीं किया। लेकिन मियां साहब का इलेक्शन इशू क्या है, मुझे क्यों निकाला और 5 जजेस, ये किस किस्म का इलेक्शन इशू है कि आप लोगों में इदारों के खिलाफ नफरत पैदा करें? ये कोई इलेक्शन इशू नहीं है। और आज फिर ये जो ब्यूरोक्रेसी वाला आया, ये पहली दफ़ा हुआ है। आप यकीन करें सिंध में कई ऑफिसर्स 3-3, 4-4 सालों के जेल में हैं, उनके बेल नहीं होते, अभी भी हैं। कई ऑफिसर्स बेल पे हैं, कई ऑफिसर्स हाजिरियों पे जा रहे हैं, कई ऑफिसर्स को रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देखे 10-10 साल पीछे डिमोट किया गया सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जजमेंट की वजह से। आपने कहीं भी सुना कि कोई इकट्ठे होकर
कोई किसी ने चीफ मिनिस्टर साहब ने मुहिम चलाई हो या सियासी ब्यूरोक्रेट्स ने मुहिम चलाई हो, तो ये एक मैच्योर हम नहीं हो सकता है उनके साथ अनफेयर वो एनालाइज मीडिया करे, लेकिन ये टाइम नहीं है कि आप पॉलिटिक्स करें इदारों को लड़ाकर। पहले पार्लियामेंट और जुडिशरी को आपने डिफरेंसेस क्रिएट किए, अभी बिटवीन ब्यूरोक्रेसी और जुडिशरी आप डिफरेंसेस क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है मुसद्दिक मलिक साहब, मियां नवाज शरीफ का ये कहना कि नून लीग को सेनेट इलेक्शन से महरूम किया जा रहा है और पार्टी ओहदे से निकालना, पार्टी सदारत से निकालना प्री पोल रिगिंग है, तो और साद रफीक साहब भी ये कहते हैं कि अगर इस सारी सूरत हाल से हमें सेनेट में किसी सीट का नुकसान उठाना पड़ा तो अदलिया उसकी जिम्मेदार होगी। खदशा क्या है आपको बेसिकली आज़ाद अगर आपके कैंडिडेट्स हैं वो लड़ते सेनेट का इलेक्शन? पहले तो जी मुझे बड़ा ये आपकी जो गुफ्तगू यहाँ पर हुई है उसको सुन के अफसोस हुआ। चाहिए तो मुझे ये था कि मैं ये कहता जो खुर्रम साहब ने कहा किस जमाने में पाकिस्तान किसकी हुकूमत में ग्रे लिस्ट में गया था, लेकिन मैंने ये नहीं कहा। चाहिए तो मुझे ये भी था कि मैं कहता कि किसकी हुकूमत के अंदर यहाँ पे पकड़ा गया था उसामा बिन लादेन, जिसके नतीजे में पाकिस्तान पूरी दुनिया के अंदर बदनाम हुआ, लेकिन मैंने ये बात भी नहीं की। चाहिए तो मुझे ये था कि मैं सर महल का भी जिक्र करता और फिर स्विट्जरलैंड का जिक्र करता जहाँ पे आसिफ अली जरदारी साहब और शहीद बेनजीर साहिबा को इंडाइट किया गया, यानी उनको ये कहा गया कि वो मुजरिम है। और पहले और किस जुर्म में कहा? मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर कहा। पहले एक अदालत ने कहा, फिर इन्होंने अपील की, उस अपील के नतीजे में उन्होंने जुर्म को बढ़ा दिया और सीरियस मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम लगाया और जो सजा हुई उसको भी बढ़ा दिया। लेकिन एक ऐसे वक्त में जब मुल्क एक नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है और जब हमें सबको कम अज कम इंटरनेशनल फ्रंट के ऊपर यकज़बान होके अपने मुल्क का दिफा करना चाहिए, और हमने हद्दुल इम्कान कोशिश की और मुझे यकीन है पीपल्स पार्टी ने किस दौर में की होगी कि हम लोग इस ग्रे लिस्ट में ना आए, क्योंकि इसका एक इक़्तिसादी बोझ है हमारे ऊपर। तो हमें अपनी अंदरूनी सियासत, चाहे इलेक्शन ईयर हो चाहे नॉन इलेक्शन ईयर हो, हमें पाकिस्तान का मुफाद जो है उसे बालातर रखना चाहिए और कम अज कम इंटरनेशनल फोरम के ऊपर इस तरीके से एक दूसरे को मिलाइन नहीं करना चाहिए। अब मैं आपकी दूसरी बात की तरफ आता हूँ। देखिए, बदतरीन जो आमिर थे उन्होंने क्या किया? मोरी मेमोरी क्या थी अयूब खान की, नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शन क्या थे, और परवेज मुशर्रफ साहब की ये क्या थी एडमिनिस्ट्रेटिव जो हुकूमत उन्होंने चीफ एग्जीक्यूटिव बने थे। ये तमाम सियासी पार्टियों को सियासत से अलग करने का तरीकाकार होता है। अब एक अजीब सी सिचुएशन आई है कि इससे पहले तो डिफेंस ऑफ पाकिस्तान रूल लगा के बेनजीर को निकालने की कोशिश की थी ज़ियाउल हक साहब ने, जिसके नतीजे में 11 मेंबर बेंच। खदशा क्या आपको? मुझे शॉर्टली वन लाइनर आप एक जवाब दे दें। खदशा क्या? कोई खदशा नहीं है। सिचुएशन ये है कि सेनेट के इलेक्शन के अंदर तमाम पार्टियां अपने पार्टी टिकट पे जा रही हैं और प्राइम PMLN के जो कैंडिडेट्स हैं उनको इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया गया, यानी रास्ता खोला गया है हॉर्स ट्रेडिंग के लिए, रास्ता खोला गया है के लिए। कहा गया है कि ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, यानी पार्टी लॉयल्टीज इनके साथ नहीं है। ठीक है, लेकिन पार्टी लॉयल्टीज तो रहेंगी। आसमान पे थूकेंगे तो मुंह पे गिरेगा और वही होगा। ठीक है, यानी पार्टी लॉयल्टीज अगर मुतासिर नहीं होंगी तो फिर इतना ज्यादा परेशानी की सूरत हाल भी नहीं होनी चाहिए। आप देखें ना क्या, और आप किस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं, आप देखें कोशिश क्या हो रही है। यानी मकसद क्या है कि एक पार्टी, ये फैसला नवाज शरीफ का तो नहीं था, ये पार्टी के पूरे बोर्ड का फैसला था कि किसको टिकट मिले। अगर पीपल्स पार्टी का सिग्नेचर जो है वो उनका चेयरमैन करता है, अगर उनका जनरल, चले आप आजाद इलेक्ट होके आप नून लीग में शामिल हो जाएंगे। बात ये है, बात सुन लें, आपने एक अजीब सी बात की है, मुझे बात मुकम्मल कर लेने। पीपल्स पार्टी का सिग्नेचर जो पार्टी फैसला करती है सेक्रेटरी जनरल करता है, PTI का सिग्नेचर जो है वो चेयरमैन करता है, और ये फैसला बोर्ड का था जिसके ऊपर सिग्नेचर जो है पार्टी के प्रेसिडेंट ने किए थे और उसके बाद पार्टी के चेयरमैन ने सिग्नेचर करके भेजे जो रिजेक्ट कर दिए गए। तो ये प्री पोल रिगिंग नहीं है, तो फिर क्या है प्री पोल रिगिंग? ठीक है, आप ना कहें कि हमें क्या फर्क पड़ेगा, ये देखें कोशिश क्या हो रही है। आपने कहा ना कोशिश हो रही है। ठीक है चलो साहब, मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज तो इस नाइली के फैसले को अपने खिलाफ इंतकाम करार दे रहे हैं, जबकि मुख्तलिफ जो तज्ज़ियाकार हैं और लीगी रहनुमा भी अक्सर ये कहते हैं कि इस फैसले का भी फ़ायदा मियां नवाज शरीफ को पोलिटिकली होगा। और एक जो तासुर हम देख रहे हैं इस वक्त मुल्क के अंदर के, जो एक तासुर पैदा किया जा रहा है कि इदारों के दरमियान शायद कोई जंग किसी कैफियत है, महाज आराई किसी कैफियत है। वाकई में ऐसी कैफियत है क्या इदारों के दरमियान इस वक्त कोई?
ہونی نہیں چاہیے، لیکن میرا خیال ہے کہ کوشش یہی ہے کہ پیدا کی جائے، کیونکہ جس طرح آپ جوڈیشری کو نشانہ بنا رہے ہیں اور جس طرح ایک نیریٹو پبلک میٹنگز میں بڑے زور شور سے اچھالا جاتا ہے تو اس سے پولرائزیشن بڑی ہے. وہ پولرائزیشن میرا خیال ہے ہمارے مفاد میں نہیں ہے، لیکن کی جا رہی ہے. جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں سینٹ کے الیکشنز کا، الیکشن وقت پہ ہو رہے ہیں اور جو نامینیز تھے نون لیگ کے، پی ایم ایل این کے، وہ آزاد حیثیت میں لڑیں الیکشن یا نون لیگ کے ٹکٹ پہ لڑیں، وہ نون لیگ کے ہی ممبرز ہیں، بعد میں مل جائیں گے، کیونکہ ان میں سے کسی کی بھی حیثیت ایسی نہیں ہے کہ وہ خود بخود نون لیگ کی مدد کے بغیر الیکشن جیت سکے. سو وہ تو جنہوں نے نامینیٹ کیا ہے انہی کے پاس بھاگے آئیں گے اور کہیں وہ جا نہیں سکتے. وہ ان میں بعض تو ایسے ہیں کہ جو میرا نہیں خیال کہ ایک ووٹ بھی لینے کے قابل ہیں خود، تو وہ ان کو سپورٹ ہوگی نون لیگ کی تو وہ الیکٹ ہو سکیں گے. سو نیچرلی وہ ڈیپینڈنٹ بھی ہیں اور بعد میں بھی وہ انہی کے پاس ہوں گے. سو میرا نہیں خیال کہ اس سے کوئی پارٹی کو فرق پڑتا ہے. ہاں آج آپ کہہ سکتے ہیں کہ نون لیگ کی ریپرزنٹیشن نہیں ہے، ٹیکنیکلی درست ہے آپ کی بات، لیکن میرے خیال کے مطابق وہ اصولاً ریپرزنٹیشن وہی ہوگی، وہ آ جائیں گے واپس. اب چیز یہ ہے کہ جو بات ہم کر رہے تھے کہ حالات اندر جیسے بگڑ رہے ہیں، اب مثال کے طور پہ ہم بات کرنے پنجاب کی جو ہماری بہن کر رہی تھیں نفیسہ شاہ، اگر پنجاب کی گورنمنٹ وہاں پہ یہ دیکھے کہ ایک غیر قانونی ہڑتال کی جا رہی ہے، جو کہ بیوروکریٹس جو ہیں سرکاری ملازم اور وہ ہڑتال اس طرح کر نہیں سکتے، تو پنجاب گورنمنٹ ان کے خلاف ایکشن نہیں لے گی. اگر پنجاب گورنمنٹ ایکشن نہیں لیتی تو اس سے عام امپریشن یہ ملے گا کہ یہ پنجاب گورنمنٹ کی سپانسرڈ ایک ہڑتال ہے اور کسی خاص مقصد کے لیے کرائی جا رہی ہے. یعنی احد چیمہ اگر کرپشن میں انوالوڈ ہے، وہ تو پنجاب حکومت کے ترجمان ہیں ملک احمد صاحب، وہ کہتے ہیں کہ ایماندار افسر تھے احد چیمہ صاحب، اس لیے پنجاب حکومت بھی ان کے پیچھے کھڑی ہے، بیوروکریسی بھی ان کے پیچھے کھڑی ہے. یہ بات ایسے نہیں ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہر آدمی ایماندار ہے، لیکن جب اس کے اوپر کوئی ایسی ایلیگیشن آ جاتی ہے تو اس نے اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنا ہے. آپ کون ہیں یا دوسرے کون ہیں، یہ تو بالکل عجیب سی بات ہے. کیا پاکستان میں باقی سارے لوگوں کے لیے اسی طرح ہی ہوتا ہے؟ جس پہ الزام لگتا ہے وہ آ کے اپنی بے گناہی ثابت کرتا ہے. اس کا احد چیمہ صاحب بے گناہی اپنی، اسپیکر صاحب کو بھی ڈاکٹر عاصم بھی یاد آ رہے تھے. وہ یہی ہے نا کہ یہ ساری منافقت اور دوگلی باتیں ہو جاتی ہیں. اگر آپ ایک وقت میں کچھ کہتے رہے ہیں، دوبارہ آپ کچھ کہہ دیں، آپ کے قول و فعل میں تضاد آ جاتا ہے. وہ نہیں ہونا چاہیے. لیڈرز کو میرا خیال ہے کہ بڑا بورڈ رہنا چاہیے اور کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ملک کے مفاد میں ہو. ملک کے مفاد میں یہ ہے کہ اگر کسی پہ ایلیگیشن ہے وہ اپنی ایلیگیشن جا کے کلیئر کرے، اپنے آپ کو. ناظرین بریک لیں گے. بریک. پنجاب میں ہی جو نیب اور پنجاب حکومت کے درمیان محاذ آرائی کا سا ماحول اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں، اس پر بات ہوگی چھوٹے سے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہے گا. میں چیئرمین نیب سے ان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ جو سلسلہ اب چلا، چاہے وہ ڈاکٹر عاصم کا ہو، چاہے وہ شرجیل میمن کا ہو اور چاہے وہ احد چیمہ کا ہو، جب انویسٹیگیشن ہو رہی ہوتی ہے تو اس وقت اس طرح لوگوں کو پکڑ کے بختر بند گاڑیوں میں بٹھانا، جس طرح کے وہ دہشت گرد ہیں، ان کے ساتھ سلوک کرنا مناسب نہیں. جی مصدق ولی صاحب، آپ نے سنی اسپیکر نیشنل اسمبلی ایاز صادق صاحب کو. آج ڈاکٹر عاصم کی یاد بھی ستا رہی تھی انہیں، آج شرجیل میمن بھی یاد آ گئے کہ احد چیمہ کے ساتھ جو ہو رہا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے، ان دونوں کے ساتھ بھی ہوا، یہ ٹھیک نہیں تھا. لیکن جب یہ معاملہ ہوا تھا ڈاکٹر عاصم اور شرجیل میمن کے خلاف، اس وقت تو پیپلز پارٹی نے بڑا شور مچایا تھا، لیکن اس وقت کے وزیر داخلہ چودھری نثار صاحب نے کوئی توجہ نہیں دی تھی. دیکھیے میں کیونکہ گاڑی میں ہوں، آپ کو معلوم ہے، تو مجھے پوری آواز نہیں آئی، میں سن نہیں پایا اسپیکر صاحب نے کیا کہا ہے. اسپیکر صاحب نے یہ کہا ہے کہ جو شرجیل میمن کے ساتھ ہوا، جو ڈاکٹر عاصم کے ساتھ ہوا، جو احد چیمہ کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ سلسلہ رکنا چاہیے. بختر بند گاڑیوں میں دہشت گردوں کی طرح نہیں لانا چاہیے جب تفتیش ہو رہی ہو. دیکھیں میرا پرسنل اوپینین یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کے اوپر کوئی الزام ہے تو اس کا وہ سامنا کر رہے ہیں، ان کو سامنا کرنا چاہیے اور قانون کے مطابق آگے بڑھنا چاہیے. میرا ذاتی یہ خیال ہے، میں اب آپ کو ایک اپنا اوپینین دینے لگا ہوں، کہ اس وقت جو چیز چل رہی ہے وہ وکٹمائزیشن ہے. اس وقت گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے ان تمام لوگوں کے ارد گرد جو کسی بھی شکل میں نواز شریف صاحب کو سپورٹ کر سکتے ہیں.
یہ کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہے کہ اس وقت طلال صاحب اور اس وقت جو دانیال عزیز صاحب ہیں وہ دونوں کی گردن کے اوپر تلوار جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ توہین عدالت کی. یہ بھی کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہے کہ اسی وقت ایک دم سے خواجہ سعد رفیق صاحب کے اوپر ایک مقدمہ جو ہے یہ تفتیش جو ہے وہ شروع کروا دی گئی ہے. اور اسی سلسلے کی کڑی یہ آحت چیمہ صاحب بھی ہیں جس میں یہ باور کروایا جا رہا ہے. آپ کہتے ہیں کہ یہ وکٹمائز کیا جا رہا ہے. نفیسہ صاحبہ دیکھیے میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں اگر یہ 8-9 سال سے چل رہی ہیں، آپ صرف ان کی ٹائمنگ دیکھیے. نواز شریف صاحب کا دن میں 2 دفعہ نیب کا مقدمہ ہوتا ہے، یہاں پہ کچھ ایسے لوگ ہیں چونکہ ٹائم چھوڑا ہے نفیسہ کی اس پہ اوپینین لیں. جی نفیسہ کامنٹ کیجئے گا بریف پنجاب میں جو ہو رہا ہے. وکٹمائزیشن بالکل ہو رہی ہے، لیکن سندھ کے ساتھ وکٹمائزیشن تو بالکل نہیں ہو رہی. شرجیل میمن اندر ہے، عاصم، ڈاکٹر عاصم، انہوں نے تو الیج کیا تھا کہ ان کو بہت بری طرح انہوں نے پریزن میں بھی ٹریٹ کیا، ان کے ساتھ بھی وکٹمائزیشن نہیں تھی. اور شیر جو ہے جب دھاڑ کے کہہ رہا تھا کہ گیلانی صاحب آپ سٹیپ ڈاؤن کریں، آپ کورٹ کو فیصلے کی جو ہے وہ پابند ہو، تو اس وقت گیلانی صاحب یا پیپلز پارٹی کے خلاف وکٹمائزیشن تو بالکل نہیں ہو رہی تھی. اور جب میمو گیٹ ہوا اور میاں صاحب کالا کوٹ پہن کے وہاں گئے تو اس وقت بھی وکٹمائزیشن نہیں ہو رہی تھی. ٹائم کم ہے، میں نے جنرل صاحب کا بریف کامنٹ لینا ہے. پنجاب میں آپ نے پہلے بات کی بھی جنرل صاحب. جی جنرل صاحب کامنٹ کیجئے گا. دیکھیں وکٹمائزیشن جو ہے وہ تب کہی جائے کہ اگر یہ آدمی بڑا کوئی پولیٹیکل آدمی تھا، آحت چیمہ، اور میاں صاحب کا دستے راز تھا. کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں ایک ڈپارٹمنٹ ہیڈ اگر ہو، وہ ہٹ جائے کسی وجہ سے یا وہ ڈسکوالیفائی ہو جائے یا کوئی اس کا مسئلہ نکل آئے تو اگلا آدمی وہاں پہ ٹیک اوور کر لیتا. خرابی کیا ہے اس میں؟ اس کو آپ بجائے اس کے کہ سارا پنجاب سپورٹ کرنا شروع کر دے جس سے شکوک و شبہات پیدا ہوں کہ یہ شخص واقعی کرپشن کر رہا تھا کسی اور کے لیے، فرنٹ مین تھا، تو وہ میرا خیال ہے یہ امپریشن ختم ہونا چاہیے اور پنجاب گورنمنٹ کو تعاون کرنا چاہیے. گورنمنٹ نے مزید امپریشن خراب کیا ہے، خراب کر دیا ہے. یہ تو لگتا ہے کہ سب انہی نے کیا ہوا تھا جو کچھ آحت چیمہ کرتا ہے. ڈر یہ لگ رہا ہے کہ شاید وہ پنجاب گورنمنٹ نے یہ معاملہ پرائم منسٹر کے سامنے بٹھانے کا فیصلہ کیا. بہت شکریہ مہمانوں کا شو میں جوائن کریں گے. ناظرین آج کے شو میں اتنا ہی. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.